हेलो फ्रेंड्स, सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ में ट्यूटोरियल नंबर 4 का ये है पार्ट 2। इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस कर रहे थे और हमने प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी एक एल्गोरिदम आपको प्रोवाइड की गई है तो उसको किस तरह से हम पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उस पॉलिनोमियल इक्वेशन से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। जैसे कि आपने देखा था कि 3 तरह के एग्जांपल्स मैंने बताए थे आपको, एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का और एक क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। अगर आपका वो ट्यूटोरियल मिस हो गया हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप पार्ट 1 देख लें ताकि ये पार्ट 2 आपको अच्छे से क्लियर हो सकेगा। और हमने ये भी देखा था कि अगर हम कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल लेते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ नोटेशन से, जो कि एक तरह का एसिम्प्टोटिक नोटेशन है। और भी 2 तरह के एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं। सो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एल्गोरिदम दी गई है। जब आप उस एल्गोरिदम का रनिंग टाइम निकालते हैं, मीन्स वो कितना टाइम चलने वाली है, ये अगर आप उसको निकाल लेते हैं मैथमेटिकली प्रूफ करके, तो जो मैथमेटिकली टर्म जो आने वाला है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक टर्मोलॉजी से, और वो नोटेशन जो कहलाता है वही नोटेशन को हमने नाम दिया गया है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये 3 तरह के नोटेशंस को डिफाइन करता है। एक होता है बेस्ट केस, एक होता है एवरेज केस, एक होता है वर्स्ट केस। मीन्स बेस्ट केस क्या होता है कि अगर कोई आपने एल्गोरिदम आपको दी गई है तो वो मिनिमम टाइम कितना लेगी अगर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका बेस्ट केस। ऑन एन एवरेज वो कितना टाइम कंज्यूम करेगी वो कहलाएगा एवरेज केस। और वर्स्ट केस कि वो अगर एल्गोरिदम को बुरे से बुरा हालत में अगर चलाया जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कितना टाइम कंज्यूम करने वाला है वो कहलाएगा आपका वर्स्ट केस। सो एसिम्प्टोटिक नोटेशन को जब हम डिनोट करेंगे तो 3 तरह से डिनोट कर सकते हैं। एक कहलाता है बिग ओ, एक कहलाता है ओमेगा और एक कहलाता है थीटा। तो ये 3 तरह के नोटेशंस होते हैं। सो इस वाले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो बिग ओ नोटेशन क्या होता है कि आपने वर्स्ट केस में आपके एल्गोरिदम कितनी टाइम कंज्यूम करने वाली है वो अगर हम रनिंग टाइम निकाल लेते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बिग ओ नोटेशन से। और इसी को हम अपर बाउंड भी बोलते हैं। क्यों अपर बाउंड बोलते हैं? क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है कि बिग ओ मतलब कि अगर आपका कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और उसका वर्स्ट केस निकाल रहे हैं तो वर्स्ट केस क्या होता है? मैक्सिमम टाइम। और मैक्सिमम टाइम मतलब कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेगा, तो वो उसका अपर बाउंड आप डिसाइड कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा तो वो टाइम कंज्यूम नहीं करेगा कभी भी, इसलिए हम उसको अपर बाउंड बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ नोटेशन से। सो आपको मैंने बताया था कि कोई भी एक एल्गोरिदम आपके पास दी हुई है, ठीक है। अब उस एल्गोरिदम को आप कन्वर्ट कर लोगे किसको? पॉलिनोमियल इक्वेशन में। पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना मैं आपको बताया था पिछले एक ट्यूटोरियल में। बहुत ही सिंपल है। आपको फॉर लूप अगर दिया है तो उसको लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे। 2 फॉर लूप नेस्टेड हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो an+b के फॉर्मेट में हो जाएंगे, या an² + bn+c, इस तरह से कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो निकल के बन आ रही है हमारे पास, उसको हमने नाम दे दिया fn। अब अगर मुझे एल्गोरिदम का रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है या फिर उस फंक्शन का जो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो मैंने निकाली है उसका रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं, बात एक ही है, क्योंकि रनिंग एल्गोरिदम को ही मैंने उस पॉलिनोमियल इक्वेशन से कन्वर्ट कर दिया है। अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जब मैं रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूंगा तो उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं बिग ओ ऑफ gn। बिग ओ ऑफ gn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिग ओ मुझे ये बता रहा है कि ये अपर बाउंड है, और gn एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि इससे ज़्यादा तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जाएगी। तो fn इस तरह का कोई एक फंक्शन हो जिसमें कि c एक ग्रेटर देन 0 वैल्यू हो और n0 n0 की कोई ऐसी वैल्यू पर जिससे कि कितना भी ज़्यादा इन्फाइनाइट तक अगर मैं वो n की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन क्या है कि fn जो है वो हमेशा छोटा रहेगा c इंटू जी एन से। c इंटू जी एन मीन्स एक कांस्टेंट टर्म से हमने एक मल्टीप्लाई कर दिया gn को। तो gn में भी मेरा एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमेशा ग्रेटर रहेगा fn से। कब? कोई भी एक c की पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0, कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर मैं n की अलग अलग वैल्यू रखूं, n की मैं अलग अलग वैल्यू रखूं और वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वो मेरा अपर बाउंड कहलाएगा।
इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एल्गोरिदम दी हुई है और आपने उससे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन निकाल दी। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको समझ में आ रही होगी, 5n² + 2n + 1। इससे आप क्या समझ रहे हैं, n² मतलब कि 2 नेस्टेड फॉर लूप रहे होंगे जो कि 5 टाइम्स चल रहे होंगे, एक लीनियर फॉर लूप होगा जो कि एक बार चल रहा होगा 0 से n टाइम्स तक, 2 बार चल रहा होगा वो, और एक कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन या कोई भी होगा या फिर रिटर्न स्टेटमेंट होगा, उसको मैंने 1 यूनिट ऑफ टाइम दे दिया है। तो इस तरह से आपका ये 5n² + 2n + 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया वो फंक्शन, जो कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप सीख चुके हैं कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप प्रीवियस वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो जब आपने ये एल्गोरिथम को इस फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है और अब मुझे इसका रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, तो मुझे एक ऐसा फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा जो कि इससे ज़्यादा टाइम ले रहा हो। तो मैंने बताया था कि लोअर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं और कांस्टेंट मल्टीप्लाई जो है उसको हटा देते हैं, तो जो टर्म हाइयर बचता है उसको हम कंसिडर करेंगे जो कि n² है। तो ये मेरा एक नया फंक्शन बन जाएगा gn। तो और इस टर्म का, इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर जो रहेगा, अपर बाउंड जो रहेगा, वो हो जाएगा n², और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बिग ऑफ n² से। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, इसको मैथमेटिकली ऐसे प्रूफ करेंगे कि मान लीजिए मैं n की कोई एक वैल्यू सपोज कर लेता हूँ, कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, XYZ कोई भी वैल्यू मैं सपोज कर लेता हूँ, सबसे ईजिएस्ट वैल्यू n की 1 है। तो अब मैं उस n की वैल्यू को इस फंक्शन में रखता हूँ, तो 5 × 1 5 + 2 × 1 + 1, तो 5 + 2 + 1 कितना आ रहा है 8। मीन्स अगर इस फंक्शन में n की वैल्यू अगर मैं 1 इंसर्ट कर दूं तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न क्या करने वाला है 8। gn में भी मैं 1 रख देता हूं तो ये कितना मुझे देगा 1, और मुझे पता है कि ये 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो इस gn में मैं एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूंगा और वो कांस्टेंट क्या होगा 8। सो n की वैल्यू 1 के लिए और कांस्टेंट वैल्यू 8 के लिए मेरा ये फंक्शन fn और gn इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे 8 मिल रहा है और ये भी मेरा 8n² हो चुका है फंक्शन gn। अगर मैं इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 8n²। तो n की वैल्यू 1 के लिए और c की वैल्यू 8 के लिए fn और gn जो है वो इक्वल हो गए। अब आप n की कोई भी वैल्यू रख दीजिए 1 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आप हमेशा देखेंगे कि gn जो है वो बड़ा ही आएगा fn से। जैसे कि सपोज करते हैं हम n की जगह पे 2 इंसर्ट कर देते हैं, तो 2 × 2 4, 4 × 5 20, तो ये टर्म हो गया 20। फिर यहाँ पर n की जगह पे मैंने 2 इंसर्ट किया तो 2 × 2 4, तो 20 + 4 24 एंड +1, तो ये fn का आउटपुट क्या आ गया 25 n की वैल्यू 2 के लिए। अब n की वैल्यू 2 यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे इमेजिन करिए कि मैंने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ये वाला फंक्शन कंसिडर करेंगे c × gn। ये वाला क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में ही हमने बोला है कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे gn में, तो वो कांस्टेंट टर्म मैंने क्या मल्टीप्लाई करी है 8। तो अगर मैं यहाँ पर n की जगह पे 2 रख दूँ तो 2 × 2 = 4 और 4 × 8 = 32। तो ये इस केस में मेरा जो cn² मतलब कि 8n² जो है वो मेरा दे रहा है 32 और fn मुझे क्या दे रहा था 25। मीन्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि n की वैल्यू अगर मैं 1 है और 8 थी तो दोनों इक्वल थे, और अब n की वैल्यू 1 से बड़ी मैं कुछ भी रख दूँ, n की वैल्यू 1 से बड़ी मैं कुछ भी रख दूँ, अगर मेरा c जो है वो 8 मैंने फिक्स कर दिया है तो वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि मेरा fn जो है वो हमेशा छोटा रहेगा और 8n² जो है वो बड़ा रहेगा। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि जो मैंने बिग ऑफ n² लिखा था वो सही है। मीन्स मैंने बोला था कि n की वैल्यू अगर मैं हायर लेते जाऊँ, मतलब कि इनफाइनाइट पे लेते जाऊँ, तो मेरा जो अपर बाउंड जो रहेगा इस फंक्शन का वो होगा बिग ऑफ n²। और ये मैंने सपोज करके चला था कि n की वैल्यू 1 है। ज़रूरी नहीं है कि आप n की वैल्यू 1 लें, आप n की वैल्यू कोई भी सपोज कर सकते हैं और उस n की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग कांस्टेंट टर्म c का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस फंक्शन fn को और gn को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जो मेरा फंक्शन जो fn है वो इस तरह से जाएगा
और जो मेरा कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन gn है वो इस तरह से जाएगा और दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट होंगे और वो वैल्यू क्या होगी n0। अब अगर मैं n0 की वैल्यू 1 रख दूं तो मेरा c क्या हो जाएगा 8। और इस n0 की 1 वैल्यू के बाद, इससे पहले तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस n0 की वैल्यू के बाद मेरा जो gn है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा fn से। ये देख लीजिए, आप ग्राफ से समझ रहे हैं कि fn हमेशा नीचे है, मतलब कि उससे कम है, छोटा है, और gn जो है वो हमेशा उससे बड़ा रहेगा और इनफाइनाइट तक यही रहेगा इस n0 के बाद। इस n0 से पहले तो gn छोटा था, लेकिन इसके बाद ये बड़ा हो गया। इसीलिए ये डेफिनेशन दी गई है कि n की एक ऐसी वैल्यू से जो उससे बड़ा हो, n0 की वैल्यू ग्रेटर देन n से, मतलब कि n0 छोटा है और उसके बाद कोई भी वैल्यू n की रख दूँ इनफाइनाइट तक, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका अपर बाउंड हो गया gn, जिसको gn क्या था हमारा n²। तो जब भी अपर बाउंड अगर हम निकालेंगे तो उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, बिग ऑफ। तो बिग ऑफ n² इस फंक्शन का अपर बाउंड हो गया। तो हमने ये, अब इसका समराइज्ड वे हमने क्या समझे हैं कि जब अगर हमने कोई एक एल्गोरिदम निकाली, ठीक है, उस एल्गोरिदम को मैंने एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया जो कि 5n² + 2n + 1 या कुछ भी आ गई, और उसका अपर बाउंड निकाल लिया। और ये अपर बाउंड ये बताएगा कि ये जो एल्गोरिदम है ये वर्स्ट केस में कितनी भी बुरी हालत हो जाए, ये इससे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेगी, n की वैल्यू हायर लेगी। सो बिग ऑफ n² जो है वो उसका अपर बाउंड हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ओमेगा कैसे निकालते हैं और थीटा कैसे निकालते हैं और वो क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई क्वेरी हो वो भी आप लिख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है कि बिग ओ को और क्या बोलते हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक वॉल पर, और इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई अपडेटेड वीडियो, अगर न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका अपडेट आपके पास आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।